नमस्कार दोस्तों, एस प्रो क्लासेस आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था 1917 के बारे में कि 1917 में एनी बेसेंट को महिला अध्यक्ष बनाया गया, कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष जो कि आयरलैंड से थी। उन्होंने कितनी पुस्तकें लिखी। 1916 के बारे में हमने बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त की। आज 1917 के बाद 1918 और 1919 के बारे में जितने भी कार्य हुए थे उनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। गांधी जी अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए प्लेग बोनस मतलब प्लेग जो का जो बोनस था वो मिल मजदूरों को नहीं मिल रहा था अहमदाबाद के। और उनकी जो वहाँ के कंपनी के मैनेजर थे वो लोग उन मजदूरों को प्लेग का बोनस नहीं दे रहे थे। इसलिए गांधी जी ने उनकी मतलब मजदूरों की मदद के लिए उनके बोनस मिल जाए उनके लिए, तो उन्होंने आमरण अनशन किया अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए। और गांधी जी के द्वारा किया गया यह उनका पहला अनशन था। ठीक है दोस्तों, गांधी जी द्वारा किया गया यह उनका पहला अनशन था। आगे चलते हैं। चापेकर बंधु यानी जो चापेकर बंधु हैं, यानी देखिए आपको बहुत सारे बंधुओं के बारे में जानना है, जैसे चापेकर बंधु, अली बंधु, जिनके बारे में हम लोग आगे प्रोसेस करके जानेंगे कि आगे वो सब बंधु कौन है। बस 2-3 बंधुओं के बारे में पूछता है, आपको ज़्यादा नहीं जानना है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। चापेकर बंधु ने रैंड और बटलर को गोली मार दिया, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने तीनों भाइयों को फांसी दे दी। चापेकर बंधु वह 3 भाई रहते हैं। उन्होंने अपना मतलब कि विरोध जताते हुए कि हमें आज़ादी चाहिए, उन्होंने रैंड और बटलर को गोली मार दी। ठीक है दोस्तों, रैंड और बटलर को गोली मार दी। देख लेते हैं वह 3 भाई यानी चापेकर बंधुओं का नाम देख लेते हैं। एक का नाम था वासुदेव चापेकर, दूसरे का बालकृष्ण चापेकर और तीसरे का नाम था दामोदर चापेकर। ठीक है दोस्तों, आप लोग को ये तीनों नाम याद करने हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है, बस ये 3 नाम जो आपको परीक्षा में 1 लाइनर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। गांधी जी ने किसानों का टैक्स कम करने के लिए गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह भी किया। यानी 1918 में गांधी जी द्वारा 2 कार्य किए गए। पहला क्या था? पहला था कि अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए उन्होंने आमरण अनशन किया, यानी यह उनका पहला अनशन था। ठीक है दोस्तों, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, यह उनका पहला अनशन था जो अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए किया गया था। ठीक है दोस्तों, और गांधी जी ने उसके बाद किसानों का टैक्स कम करने के लिए गुजरात के खेड़ा सत्याग्रह किया, क्योंकि वहाँ पर गुजरात के खेड़ा गांव में किसानों से अधिक टैक्स लिया जाता था। और लोग गांधी जी के पास इसलिए जाते थे कि उनके पास सरे हिंद की उपाधि थी। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जब वो भारत आए थे तो उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा सरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। इसलिए जो ब्रिटिश सैनिक या फिर अधिकारी थे वह उनका बात मान रहे थे कि हमें टैक्स कम कर दिया। ठीक है, उसके आगे हम लोग जानेंगे कि आगे की कहानी क्या है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो 1918 में इतने ही कार्य हुए थे। अब देख लेते हैं 1919 में कौन कौन से कार्य हुए थे। देखिए, जैसे हर साल मतलब हर 10 साल बाद हमारे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा कुछ सुधार लाए जाते थे। जैसे हमने 1909 में पढ़ा, मालो विंडो सुधार लाया गया। अब देखिए 1919 में यानी 10 साल बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत आया, जो कि रॉलेट एक्ट लेकर आया था। अब रॉलेट एक्ट क्या होता है? ठीक है दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि रॉलेट एक्ट क्या होता है। देखिए, रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने कहा था कि यह एक काला कानून है, काले कानून की संज्ञा दी थी। और इसके अंतर्गत जब किसी व्यक्ति को खाली शक के आधार पर ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो वह व्यक्ति ना अदालत में अपील कर सकता है कि हमें सजा क्यों दी जा रही है, काहे दी जा रही है, और ना उसको वकील यानी अपना केस लड़ने के लिए वकील लेने की भी कोई अधिकार नहीं था उसके पास, और ना ही दलील, ना ही वह किसी पुलिस थाने में जाके
अपील कर सकता है कि हमें क्यों क्यों हमें ये सजा दी जा रही है। बस शक के आधार पर ब्रिटिश सरकार इसे किसी भी व्यक्ति को कैद कर लेते थे, जिसे गांधी जी ने, जैसे मैंने बताया कि जिसे गांधी जी ने काले कानून की संज्ञा दी। और इसी समय 1919 में ही अमृतसर में रॉलेट एक्ट पहली बार लागू हुआ है। यानी आपसे पूछा जाए कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां पहली बार रॉलेट एक्ट लागू किया गया, तो आप बताएंगे अमृतसर। अमृतसर में रॉलेट एक्ट पहली बार लगाया गया, जिसका विरोध वहां के डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन ने किया। ठीक है दोस्तों, विरोध किसने किया था? सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन ने, जिन्होंने ब्रिटिश सरकार ने जब यह विरोध कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें कैद कर लिया था, बंदी बना लिया गया था। क्योंकि रॉलेट एक्ट का मतलब ये होता है कि बस शक के गुनाह पर किसी भी मतलब कि आपको लगे कि वो चोर है, ब्रिटिश सरकार को लगे कि वो चोर है या फिर कोई गलत कार्य कर रहा है, भड़काने का कार्य कर रहा है, तो उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, उसी को रॉलेट एक्ट कहते हैं। तो दोस्तों 13 अप्रैल 1919 में सैफुद्दीन और सत्यपाल की रिहाई के लिए अमृतसर वासियों ने जलियांवाला बाग, समझे दोस्तों, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग में पहुंचे थे। ठीक है, वह वहां लोग इसलिए इकट्ठा थे, और उस दिन बैसाखी का भी त्यौहार है। ठीक है दोस्तों, वह बैसाखी त्यौहार मनाने के लिए, और उसमें एक यह था कि इकट्ठा इसलिए हुए थे कुछ लोग कि हम जाके सैफुद्दीन और सत्यपाल को रिहा कर सके। ठीक है दोस्तों, लेकिन जब यह बात जनरल ओडायर को पता चली तो वह गोली चलाने लगा। वह अपने सैनिकों को लेकर आया और सारे दरवाजे बंद कर अंधाधुंध गोली बरसाने का आदेश दे दिया अपने सैनिकों को। ठीक है दोस्तों, जिसे हम जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। वह जलियांवाला बाग जो बाग था जलियांवाला, उसकी सूचना, जलियांवाला बाग के हत्याकांड मतलब कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसकी सूचना किसने दी थी? उसने जनरल ओडायर को जो जिसने सूचना दी थी उसका नाम है हंसराज। हंसराज ने ही सूचना दी थी कि वहां पर लोग इकट्ठा होंगे और सैफुद्दीन और सत्यपाल को छुड़ाने की प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, वह कूच करेंगे उस स्थान पर जहां सैफुद्दीन और सत्यपाल को गिरफ्तार करके रखा गया है। जनरल ओडायर ने जब जब यह सूचना सुना तो उसके बाद वह पहुंचा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे और सबको मार डालेंगे। तो वह अपने सैनिकों के साथ पहुंचा और वहां जलियांवाला बाग में पहुंचकर अंधाधुंध अपने फायरिंग करवाने लगा। ठीक है दोस्तों, जिससे बहुत सारे व्यक्तियों की मौत हो गई। वो जलियांवाला बाग कभी कभी कुछ पूछ देता है दोस्तों, कुछ कुछ मतलब कुछ कुछ प्रश्नों में पूछा है कि जलियांवाला बाग नामक मतलब जलियांवाला बाग किस व्यक्ति का था? तो वह जल्ली नामक एक व्यक्ति का बाग था, जहाँ पे लोग बैसाखी या फिर उनके मतलब सत्यपाल और सैफुद्दीन को छुड़ाने के लिए इकट्ठा हुए थे। आगे चलते हैं दोस्तों। जलियांवाला बाग के हत्याकांड मतलब जब ये कांड हो गया तो उसके बाद दोस्तों हत्याकांड जब यह हुआ तो उसकी जांच करने के लिए अंग्रेजों द्वारा हंटर आयोग का गठन किया गया कि उसके अंतर्गत कितने व्यक्ति मारे गए, किसका दोष था किसका नहीं था। हंटर आयोग का गठन किया गया, जिसके अनुसार मात्र 379 लोगों की मृत्यु हुई थी। सोच रहे दोस्तों, उतने लोग थे, बस इनके अनुसार बस 379 लोगों की मृत्यु हुई थी, यानी लगभग 400 लोगों की मृत्यु हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब लोगों को जोर दिया गया तो जब क्या कहते हैं भारत के लोगों द्वारा जोर दिया गया कि नहीं, यह अनुमान या फिर यह जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है यह गलत है। तो फिर कांग्रेस के द्वारा मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में तहकीकात कमेटी का गठन किया गया, जिसके अनुसार 1600, ठीक है दोस्तों, 1600 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है इस हत्याकांड के अंदर। दोस्तों 1600 लोगों की मृत्यु हुई है। उसके बाद 1940 में जब यह सब पता चला 1600 लोगों की मृत्यु हुई, तो उसके बाद आगे यह था कि जनरल ओडायर को मतलब जनरल ओडायर पर कार्यवाही के भारत में कार्यवाही चल रहा था, तो उसे ब्रिटेन बुला लिया गया कि हम इन्हें ब्रिटेन में सजा देंगे क्योंकि ये ब्रिटेन के वासी हैं। तो जब इसे ब्रिटेन बुला लिया गया तो उसे वहाँ पर ब्रिटिश सरकार द्वारा नवाजा गया, मेडल दिया गया, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, उसे सम्मानित किया गया उल्टा। तो उधर जो उधम सिंह थे उन्होंने बचपन में ही कसम खाई थी कि जब तक मैं जनरल ओडायर को मार नहीं देता तब तक मैं चैन नहीं लूंगा। उन्होंने बहुत सारे कड़ी मेहनत की और उनके पास पैसा नहीं था ब्रिटेन जाने के लिए।
उन्होंने बहुत मेहनत की, एक बंदूक जुटाया और पैसा जुटाया कि हम जिससे हम लंदन जाएँ, मतलब ब्रिटेन जाएँ और जनरल ओडायर को मार के आए। तो उन्होंने जब 1940 में वह पूरी तरह से सक्षम थे, तो 1940 में उधम सिंह ने जनरल ओडायर को लंदन में, देखिए दोस्तों, लंदन में गोली मार दी और इनको लंदन में ही फांसी दे दी गई। जब इन्होंने लंदन में जनरल डायर को गोली मारी, उसी समय इन्होंने हाथ खड़ा कर दिया और कहा कि बस मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, उन्हें जो प्रतिज्ञा ली थी उन्हें पूर्ण किया और इन्हें वही फांसी दे दी गई लंदन में ही। इसी कारण उनका समाधि स्थल लंदन में है। ठीक है दोस्तों, वह भारत में पैदा हुए और उधम सिंह का, जब पूछे कि उधम सिंह का समाधि स्थल कहाँ है, तो आप बताएंगे लंदन में, जो लंदन के ब्रिस्टल नामक स्थान पे है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण समझ दोस्तों, कुछ लोग जो थे उन्होंने अपनी उपाधि को त्याग दिया, जिसमें थे गांधी जी, जिन्होंने अपने सरे हिंद की उपाधि को त्याग दिया, और रविन्द्रनाथ टैगोर भी थे जिन्होंने अपने नाइटहुड और सर की उपाधि को भी त्याग दिया, और जमनालाल बजाज ने अपने राय बहादुर की उपाधि को भी लौटा दिया। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। जो इसके बाद 1900, ठीक है दोस्तों, इसके बाद 1919 में ही 1919 में ही तुर्की में खलीफा पद को समाप्त कर दिया जाता है। तुर्की पर भी ब्रिटेन का ही राज होता है, इसलिए वह ब्रिटेन मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी उसने तुर्की में खलीफा पद जो था, जैसे हम हिंदुओं में पंडित होते हैं वैसे ही मुसलमानों में खलीफा होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो खलीफा पद को समाप्त कर दिया, जिसके कारण पूरे विश्व में इस्लाम धर्म के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन, ठीक है दोस्तों, अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। कि जब आपसे पूछा जाए कि खिलाफत आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, तो आप बताएंगे कि जब ब्रिटिश सरकार द्वारा खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया, तो इस्लाम धर्म के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अंग्रेजों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं, थोड़ा नीचे लेते हैं। भारत में इस आंदोलन का प्रारंभ या नेतृत्व शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया, जिसे हम अली बंधु के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, ये भी एक बंधु हैं दोस्तों, अली बंधु, जिनके बारे में हमें जानना था। ठीक है दोस्तों, जिनके बारे में हमें जानना था, देख लेते हैं। अली बंधु वह थे शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों भाई थे। ठीक है दोस्तों, अली बंधु के नाम से जाना जाता है हमारे इतिहास में। और इसी समय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की अध्यक्ष, इसी समय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो था उसके अध्यक्ष गांधी जी को बना दिया जाता है, क्योंकि वह लोग चाहते थे कि यह हमारे अध्यक्ष बने, हमारा नेतृत्व करें। दोस्तों 1919 में था, अब 1920 देख लेते हैं। 1920 में बस एक ही कार्य हुआ था, वही महत्वपूर्ण कार्य जिसके बारे में हम लोग जानना है, ज्यादा नहीं जानना है आपको। ठीक है दोस्तों, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना था। असहयोग आंदोलन क्या था? ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना था, क्योंकि जो उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया था, इसलिए गांधी जी ने इसके विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। इसमें जो सर्वाधिक बहिष्कार था वह रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश वस्तुएं जो थी उन्हें बहुत मात्रा में, यानी भारी मात्रा में जला दिया था। ठीक है दोस्तों, भारी मात्रा में जला दिया था। उसके बाद 1921 में एक ही कार्य हुआ था। आज से बस इतना ही पूछा जाएगा। 1921 में बस इंडिया गेट की स्थापना की गई थी, उससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा कि 1921 में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, 1921 में से ज्यादा नहीं पूछता है। तो हमारा क्लास अब यही समाप्त होता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त किया गया। उसके बाद गांधी जी को कैद कर लिया जाता है, जेल होती है, जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। हमारे साथ बने रहिए। और जी हाँ, आप लोग कमेंट नहीं करते, आप लोग कमेंट करिए, हम लोग आपके लिए ही हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग आपके लिए हैं। आप अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।